मोशन मूव हो चुका है। माननीय नीरज डांगी जी, माननीय नीरज, इसे बिल को पूरा करना है, माननीय चेयरमैन साहब ने कहा। अगर माननीय सदस्य कोऑपरेट करे तो हम लोग कर सकते हैं। हाथ में प्लीज प्लीज Sir, it's my maiden speech, sir. माननीय चेयरमैन साहब कह चुके हैं, मेडन स्पीच विल अप्लाई नेक्स्ट टाइम, यू विल हैव दैट राइट। सर, माननीय सभापति महोदय, देश के सर्वोच्च सदन में मुझे मेरी पार्टी की ओर से पहली बार बोलने का मौका देने के लिए मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है और इसका अर्थ भी उनको मालूम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को शायद न तो इस चीज को उन्होंने पढ़ा, न समझा और न समझने की कोशिश की। अन्यथा देश में आज इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह का आलम कोविड को लेकर के ना होता। 12 फरवरी को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कोरोना की गंभीरता को देश के सामने रखा था। उन्होंने कहा था, उन्होंने लिखा, कोरोना वायरस हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। मेरी समझ से सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है, समय पर कार्रवाई आवश्यक है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने आगाह करने के बाद भी इसे गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा और हालात बहुत ज्यादा गंभीर देश के कोरोना से हुए। ये वो समय था फरवरी का जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त थी और ये 8 फरवरी को निर्धारित थे। भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के द्वंद्व में और इसके राजनीतिकरण में उस वक्त व्यस्त थी। व्यस्तता और भी कही थी इन लोगों की, व्यस्तता थी केंद्र सरकार फरवरी माह के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टूर के लिए स्वागत सत्कार और तैयारियों की आवभगत में जुटी हुई थी। इस नमस्ते प्रेसिडेंट ट्रंप थीम के नमस्ते ने ऐसा नमस्ते किया कि आज पूरा देश अब सिर्फ नमस्ते ही कर पा रहा है। मैं कहना चाहूंगा, इधर राहुल गांधी जी बार बार आगाह करते रहे, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कांग्रेस शासित सरकारों को तोड़फोड़ करने में व्यस्त रही। मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में ये सरकार गिराने में कामयाब हुए, लेकिन राजस्थान में इन्होंने जो तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की कोशिश की उसमें वो नाकाम रहे। भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी। बिना किसी चर्चा के, बिना किसी परामर्श के, बिना सलाह मशविरा के, पूर्व निर्धारित तैयारी के बिना और बिना ही रणनीति के नोटबंदी जैसे तुगलकी फरमान की तरह कोरोना के लिए भी 24 मार्च को पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया था। इस फैसले ने देश को चौपट करके रख दिया। इस मौके पर सभापति महोदय, आपके समक्ष कबीर जी का वो दोहा सदन से साझा करना चाहूंगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ इतना सा है कि निंदा करने वाले लोगों को भी नजदीक रखना चाहिए, जो समय समय पर आपकी गलतियों को आपको बता करके आपको दुरुस्त कर सके, आपको निर्मल कर सके। कांग्रेस सुझाव देती रही पर गलतियां हो रही थी और गलतियों की कार्रवाई की निंदा केंद्र सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी। केंद्र सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन का प्रबंधन किया वो विफल रहा। उसी तरीके से 8 जून को जो अनलॉकडाउन की कार्रवाई थी उसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार नहीं थी और फलस्वरूप देशवासियों को सरकार के कुप्रबंधन के कारण 1947-48 में आजादी के बाद इतना बड़ा मानवीय पलायन की त्रासदी को झेलना पड़ा। उस त्रासदी से करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई, करोड़ों प्रवासी जो है वो बर्बाद हो गए, दैनिक वेतनभोगी जो और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी इसमें तबाह होकर के रह गए। कई व्यापार, कई होटलें, व्यवसाय सब कुछ ठप हो गया। यहां तक कि 6.3 करोड़ MSME बंद हो गए, उसमें से अधिकांश शायद लगभग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। प्रवासी श्रमिक पलायन करके अपने अपने कार्य क्षेत्रों को छोड़ करके
पैदल ही अपने गृह जिलों की तरफ, अपने गृह क्षेत्रों की ओर निकल चले। उसमें से कुछ ने तो रास्ते में ही भूख प्यास से दम तोड़ दिया और कई मील पैदल उनको चलना पड़ा। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को रास्ते में ही बच्चों को जन्म देना पड़ा और प्रसव की हालत में पैदल चलने को वो मजबूर थी। कई ट्रेनों के नीचे कट करके मर गए, लेकिन सरकार मौन थी। सरकार ने मौन धारण कर रखा था। बिना पूर्व नियोजित कार्य योजना के अचानक लॉकडाउन किया जाना यह कतई उचित नहीं था। यह निर्णय खोखला साबित हुआ और जिसने देश को बर्बाद कर दिया। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो है, ये सब बातें अब किताबी लगने लगी है। सभापति जी, मौजूदा वर्ष की पहली तिमाही में ही जीडीपी की जो सकल घरेलू उत्पाद की परिस्थितियां हैं वो सबके सामने 23.9% की गिरावट, ये निश्चय ही चिंताजनक विषय है। परिस्थितियां इस तरह की रही कि आर्थिक तबाही का कारण सिर्फ कोरोना महामारी नहीं है, नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी जो है उसके चलते भी देश आर्थिक मंदी से पहले ही घिर चुका था। सरकार इस महामारी का बहाना बनाकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैं विषय पे ही बोल रहा हूं, विषय पे ही बोल रहा हूं। और कोई विषय रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। जरूरत है, आपने अगर इसको समझ लिया होता, ऑनरेबल मेंबर, आप बोलिए। पैदा नहीं होती। ऑनरेबल मेंबर, इस आर्थिक मंदी का आलम यह रहा कि लॉकडाउन के दौरान 80 लाख लोगों ने 30,000 करोड़ रुपए ईपीएफओ से निकालने उनको पड़े। ऐसी परिस्थितियां बनी जो ईपीएफओ अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के निर्धारण के लिए संचय करके रखे जाते हैं, उन्हें निकालने की आवश्यकता लोगों को पड़ी। 80 लाख लोग, बहुत बड़ी संख्या है ये। देश में बेरोजगार युवा जो आज बेरोजगार हो चुका है, बेरोजगारी की दहलीज पे खड़ा होकर के वो चीख चीख करके केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है कि कहां है उसकी नौकरियां, कहां है उसका रोजगार। अफसोस, सरकार के पास ना तो जवाब है और ना ही उसके भविष्य निर्धारण के लिए रोजगार सरकार के पास है। ऐसी परिस्थितियों में आजादी के से लेकर के अब तक राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, प्लीज टॉक ऑन द टॉपिक। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे 1988-89 में जीडीपी की दर देश के उच्चतम स्तर पर 10.2% पे थी। वही 2006 और 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के वक्त 10.08% थी। फिर भी कहते हैं कि 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने क्या किया। प्रश्न अपने आप से पूछिए, अपने गिरबान में झांक के पूछिए। राजीव गांधी जी ने उस वक्त 21वीं सदी के भारत की कल्पना को साकार करने का काम किया था। वहीं यहां सरकार ने ताली बजवा करके दिए जलवा करके देश की भोली भाली जनता को ऐसा अंधविश्वास पैदा कर दिया कि उसे ऐसा लगा कि देश को जैसे 15वीं सदी में धकेलने जैसा कार्य हो। सरकार में गलतियों को सुनने की, गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और गलतियों को सही करने की, दुरुस्त करने की मंशा भी होनी चाहिए। सभापति जी, मैनेजमेंट के गुरु पीटर ड्रकर ने एक बार कहा था, प्रभावी नेतृत्व भाषण देने या पसंद किए जाने में नहीं है, नेतृत्व परिणामों द्वारा परिभाषित होता है, गुणों द्वारा नहीं। परिणामों द्वारा परिभाषित ऐसा ही प्रभावी नेतृत्व अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान ने दिया, जिन्होंने कोरोना वायरस संकट का बेहतरीन प्रबंधन करके अपने कौशल को साबित किया है। राज्य में राजस्थान के जब भी कोई संकट आया है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेशवासियों के हित में ढाल बन करके हर चुनौती का सामना करने का उन्होंने कार्य किया। गहलोत जी ने पूरे देश में पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राजस्थान के लगभग सभी विधायकों और सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो। इसी तरह उन्होंने मेंबर, you have 2 minutes more, और 2 मिनट है आपके पास। Sir, I was told that I have 15 minutes. I am like 11 minutes. You have 11 minutes. This is my maiden speech. I must get time, sir. Maiden speech is not allowed in this session. Please बोलिए। उन्होंने राजस्थान में जिस तरह से कार्य किए, मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं, राजस्थान की झांकी इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान की तर्ज पर अगर केंद्र सरकार ने भी फैसले लिए होते तो शायद देश का आलम आज कुछ और ही होता। 78 लाख पेंशनों को अंतिम 2 महीने की जो है पेंशन अग्रिम उन्होंने दी। इसी आज माननीय दिनेश जी ने एक बात कही थी कि पैसे नीडी पर्सन के खाते में डालते तो शायद जो है उनकी जरूरत पूरी होती। राजस्थान ने 33 लाख लोगों को 2500 रुपए की सहायता राशि जारी की।
पैसा लोगों के हाथ में आएगा तभी उपभोग बढ़ेगा, तभी निवेश आएगा, तभी नौकरियां पैदा होगी, तभी जीडीपी बढ़ेगा और तभी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। लॉकडाउन के विगत 4 महीनों में जीएसटी कंपनसेशन का 6,990.43 करोड़ रुपए राज्य सरकार को केंद्र को जारी करना चाहिए था, जो नहीं मिला। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से कंपनसेशन की कमी को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार से बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि कंपनसेशन की कमी को पूर्ण जो है ऋण के माध्यम से आप कर सकते हैं। ऐसा विकल्प देकर के केंद्र की सरकार ने स्वीकार कर लिया कि जीएसटी कंपनसेशन की कमी को वित्तपोषित करने की केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा इस मौके पे कि इस तरह की कार्रवाई श्री सोनिया गांधी जी ने भी पत्र लिख करके कहा था कि उन्होंने सुझाव दिया था कि 20,000 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण निर्माण परियोजना की आवश्यकता शायद इस वक्त नहीं है, बाद में हो सकती है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा, सोनिया गांधी जी ने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों और नौकरशाहों की सभी विदेश यात्राओं को स्थगित किया जाना चाहिए। मैं इस वक्त यह कहना चाहूंगा कि व्यस्तता कहीं और ही रही, चंद उद्योगपतियों के फायदे के लिए राजकीय उपक्रमों का निजीकरण करने में व्यस्तता रही। देश के आंतरिक मामलों को सुलझाने की बजाय धर्म की आड़ में, सरहद की आड़ में जो है परेशानी मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, एक लाइन के साथ कंक्लूड कर रहा हूं। कुल मिलाकर के देश में का माहौल है। I'll have to move on, honorable member. I have to move on. Your time is over. एक शेर के साथ कंक्लूड करने की मेरे को सारी इजाजत दी जाए सर। अंत में देशवासियों के लिए जो संघर्षरत है, कोरोना की जंग में लड़ रहे हैं जो कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, समाज सेवी, मीडिया कर्मी आदि जो कोरोना से लड़ने में अपने स्वास्थ्य की और जान की परवाह किए बिना जूझ रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से एक कुछ पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहूंगा। बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा, संघर्ष की आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में चाहे कितना भी शोर हो, एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। जय हिंद। Honorable member सरोज पांडे जी। यस सर, लोकसभा चेंबर। One second, honorable member. माननीय सदस्य जी ने अभी अपना मेडिन स्पीच दिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी सदस्य अगर कोई तथ्य रखता है तो उसमें सत्य होना चाहिए, या तो उसके संबंध में कोई तथ्य यहाँ पर रखें, अदरवाइज उसको सदन के समक्ष ये एक तरीके से गलत तथ्य रखा, या तो उसको प्रमाणित करें, वरना उसको सदन की कार्यवाही में से निकाला जाए। Honorable member, we'll go into the records, we'll see, we'll examine it. Honorable member Saroj Pandey ji from Lok Sabha.